आप सबको याद है आई गेस 90s में या अर्ली 20s में एक लाइव शो आता था एनडीटीवी इमेजिन का। कौन सा? राज पिछले जन्म का। तो इस शो में एक मुंबई बेस्ड साइकोलॉजिस्ट थी पृथ्वी जैन करके। वो सेलिब्रिटीज को बुलाती थी और सेलिब्रिटीज को उनकी पास्ट लाइफ दिखाती थी और वो पूरा सेशन लाइव ऑडियंस को दिखाया जाता था टीवी पे। मुझे याद है हमने किसी से देखा था, चंकी पांडे को, सेलेना जेटली को, पायल रोहतांगी को, शेखर सुमन को भी शायद। सेलेना जेटली का मुझे याद है उन्होंने बताया था कि वो अपने पिछले जन्म में आर्मी में थी, आर्मी मैन थी और अपने कंट्री के लिए लड़ते लड़ते ही उनकी मौत हुई थी। कुछ ऐसा ज़्यादा मुझे याद है। मैं ना तब भी बहुत वंडर करती थी कि क्या ये सही में पॉसिबल है। सी, रीइंकार्नेशन है ये मुझे हमेशा से पता था। I have never been a believer of reincarnation. I've been a knower of reincarnation. बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन यही सच है। I could never deny reincarnation. मुझे हमेशा से पता था कि ये मेरी पहली लाइफ नहीं है। तो वो मैं जानती थी और इसलिए मुझे ये शो भी अच्छा लगता था। लेकिन अपने कॉन्शियस माइंड से सीरियसली देख पाना कि आप क्या देख रहे हो पिछले जन्म का, इज इट इवन पॉसिबल? ये मैं वंडर करती थी। बड़े होते होते जैसे बुक्स पढ़ी, बहुत सारी स्टडीज करना शुरू किया। अभी हाल फिलहाल में सदगुरु की एक बुक पढ़ी, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको अपने पिछले जन्म के लोग पता है, वो आज की डेट में कहा है उन्हें वो भी पता है, वो जिंदा है, बट दे he just doesn't want to contact them because it will make things complicated. So it's okay. So his level कि उनको याद है कि पिछले जन्म के कौन लोग हैं और वो उनसे बात तक नहीं करना चाहते, नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिविटी, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट नीडेड, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। खैर, श्री ने बोला उनको अपने 3 जन्म पहले के याद है। कुछ मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, वो भी कहते हैं वो कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमारे जैसे ही लोग हैं, पर वो इतना मेडिटेशन करते हैं कि अब उनको फ्लैशेस आते हैं अपने पिछले जन्म के, एंड समहाउ दे नो कि वो अपना पिछले जन्म ही देख रहे हैं। आई डोंट नो हाउ। सो फाइनली आई गॉट टू एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन और मैंने अपनी जस्ट पहले वाली लाइफ देखी। अब ये मेरे साथ कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैं थेरेपिस्ट तक पहुंच गई, मेरी हीलिंग कैसे स्टार्ट हुई, वगैरह वगैरह, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सब मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ये ना कुछ ऐसे एरियाज है जिनको लोग ऐसा मानते हैं कि ओ ऐसा नहीं हो सकता, बट एक्चुअली पता है ये वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के ज़्यादा बेसिक्स हैं, लेकिन हम खुद से इतना दूर जा चुके हैं कि हमें ऐसा लगने लगा है कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जी रहे हैं वही हमारी है। एनीवेज, सो लेट्स सी कि मेरा पहला पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम अर्पिता है और आप हैं मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है तो आप वीडियो को अभी इसी वक्त छोड़ के मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं, उसमें सेम आर्टिकल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो सारे पार्ट्स मैं आपको अभी बता रही हूँ और उनके टाइम स्टैम्प्स एज अ चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपका मन है कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर डायरेक्टली स्किप करें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ आई केम अक्रॉस पीआरआर, कि मैं कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक पहुंच गई। दूसरे में हम देखेंगे कि सिर्फ पिछला जन्म देख लेने से आप हील कैसे हो जाते हैं। तीसरे में हम देखेंगे पूरा प्रोसेस आपका थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करने से लेकर आपकी हीलिंग तक का। चौथा हम देखेंगे मेरा एक्सपीरियंस कि जब मैंने पहली बार अपनी पास्ट लाइफ देखी तो मैंने कैसा फील किया। और पांचवा कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि क्या सही में जरूरी है कि हम पास्ट लाइफ देखें।
जब हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं तो क्यों ना इसी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करें और पास्ट के साथ इंटरफेरेंस ना करें। कौन कर सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कौन नहीं कर सकता है? कौन ले सकता है ये सेशन, कौन नहीं ले सकता है? कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वगैरह-वगैरह। वो सब हम देखेंगे कंक्लूजन। नाउ, हाउ आई केम अक्रॉस पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो मैं कैसे थेरेपिस्ट के पास पहुंची थेरेपी कराने के लिए? नहीं, तब तक तो मुझे थेरेपी कराने का ख्याल भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन या इनर चाइल्ड हीलिंग के थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाऊंगी। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी रही है कि मुझे हमेशा से स्पिरिचुअलिटी ने अट्रैक्ट किया है। मेरे को कभी नहीं समझ में आता कि जो चीजें हम रिचुअलिस्टिकली करते हैं वो हम बिना सोचे समझे क्यों करते हैं। आई गेस 10-12 इयर्स पहले से ही मेरी छोटी रिसर्च शुरू हो गई। मैं हमेशा ये पढ़ने की कोशिश करती थी, जानने की कोशिश करती थी कि हम जो भी पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं तो वो करते क्यों है, उससे हमें ऐसा क्या मिलता है। जब हम किसी डेटी की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा के आगे दिया बाती करते हैं, तो एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है, इन सब चीजों के पीछे रिसर्च करना मैंने शुरू कर दिया। तुलसी माँ का हम पूजन करते हैं, हम धरती माँ को माँ बोलते हैं, हम सूर्य को अर्घ देते हैं, तब क्यों करते हैं हम ये सब चीजें? ये मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे लाइफ में गीता आई, तो गीता आने के बाद तो बहुत बड़ा चेंज आया। आई जस्ट वांट टू नो फाइनली कि जो मैं सोचती थी वो सही है, कि रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे करके चेंजेस आए। तो आदत में आ गया था यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और हर टाइप के, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, whoever, आई डोंट केयर। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि रिलीजन से ऊपर है स्पिरिचुअलिटी, और रिलीजन्स हमने बनाए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे ट्रू सेल्फ से। मैं ऐसा बस मानती थी, तो इसके प्रति मैं हमेशा रिसर्च करती थी। तो क्या हुआ कि कुछ महीनों पहले एक लेडी है पायल शाह करके, उनका यूट्यूब चैनल मेरे फीड में आना शुरू हुआ, कुछ वीडियोस। मैंने एक दो बार उनको सुना तो मुझे उनके कंटेंट व्यूज अच्छे लगे, तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो उन्हीं की कम्युनिटी में एक बार एक एड पड़ा हुआ था पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के कोर्स का। आया, मैंने अवॉइड कर दिया कि मुझे कोई कोर्स थोड़ी करना है, मैं तो बस ऐसे ही अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें रिसर्च करती थी, एंड आई जस्ट लेट इट गो। दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, ऑफ कोर्स सी बात है कि आपका एल्गोरिथम ही ऐसा होता है यूट्यूब का कि बार-बार चीजें आती हैं। थर्ड टाइम मैंने सोचा कि यार मैं कर लूँ क्या? मैंने क्यों सोचा मुझे नहीं पता। आई साइन्ड अप फॉर दैट कोर्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स, कि आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं। आई साइन्ड अप फॉर दैट कोर्स। उस कोर्स में क्या होता है कि वो आपको बेसिक, दो टाइप्स के कोर्स है, बेसिक एडवांस। तो बेसिक में आपको पूरा कर्मा के बारे में बताया जाता है। Until you don't know about karma, you cannot give therapy to anybody, because past life regression is about your own karma. It starts with you, it ends with you. Simple. In general भी स्पिरिचुअलिटी में ऐसे ही होता है, आपकी खुशी भी आपकी और आपका दुख भी आपका। आपकी खुशी की वजह भी आप खुद है और आपकी दुख की वजह भी आप खुद है। ये बातें पहले मैं बुक्स में पढ़ती थी, पर धीरे धीरे जैसे मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से अपनी कुछ पास्ट लाइफ्स देखी, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी शुरू करी, तब मेरे को समझ में आया कि लिटरली ऐसा ही है। एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम अस एंड एंडिंग ऑन अस। लिटरली ऐसा है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एनीवेज, तो उस कोर्स में ऐसा होता था कि हमारे 5-6 लोगों का ग्रुप था, और हम बहुत सारी स्क्रिप्टिंग सीखते थे, मतलब टेक्निक्स सीखते थे कि आप कैसे अपने क्लाइंट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन दे सकते हैं। अब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें आपस में प्रैक्टिस करनी है। तो मैं किसी और को करूँगी, कोई मुझ पे करेगा। तो जो थेरेपी दे रहा है उसको एज अ थेरेपिस्ट
सीखने को मिलता था, और जो थेरेपी ले रहा है उसको अपनी हीलिंग करने को मिलता था। तो अगर आप मीडियम बन रहे हैं किसी और की प्रैक्टिस के, तो आप देख तो अपना ही पास रखिए ना, और अपना पास देख के आपको काफी ऐसी चीजें अपने बारे में समझ में आने लग जाती थी कि ये विन विन सिचुएशन होती थी, आप भी हील हो रहे हैं और उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा होता है। तो जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था वो हमारा मैम ने ही किया था, इन अ ग्रुप सेटअप, स्पेसिफिक इंडिविजुअली नहीं किया था उन्होंने, और उन्होंने हमें हमारी जस्ट पहले वाली लाइफ में, तो शी वाज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड वी वर टेकिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन। ये कोर्स हमने ऑनलाइन किया था। कोर्स ऑनलाइन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पे हम बाद में देखेंगे। तो ये ग्रुप सेशन मेरा पहला मौका था जब मैंने अपनी जस्ट प्रीवियस लाइफ देखी, और इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरी लाइफ में आया। तो अब हम बात करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें हील कैसे करता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि हम पिछली जिंदगी का कुछ देखते हैं और वो हमें इस जिंदगी में हील कर देता है, एंड वी आर आउट ऑफ दैट ट्रॉमा और एनी काइंड ऑफ फिजिकल पेन। तो क्योंकि यहाँ पे मुद्दा ही पास्ट लाइफ का है, तो ये बात तो जाहिर है कि रीइंकार्नेशन है, हम मान के चल रहे हैं कि रीइंकार्नेशन है, यानी कि ये करंट लाइफ आपकी पहली जिंदगी नहीं है, इससे भी पहले आप बहुत सारी जिंदगियां जी चुके हैं। अच्छा, होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हमारे बचपन से हुई है। फिर जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, जो सोसाइटी से हमने सीखा, जो स्कूल में सीखा, फ्रेंड्स से सीखा, वगैरह-वगैरह, उसका मिला-जुला हम एक पर्सनैलिटी है। ये सच है, लेकिन ये छोटा सच है। आप एक्चुअली मिली-जुली पर्सनैलिटी हैं अपनी पिछली बहुत सारी ज़िंदगियों की, प्लस जो अभी हमने कहा उसकी, प्लस आपके अंदर जो आपके जीन्स से आया है उसकी। तो आप पूरा मिक्सचर हैं बहुत सारी चीज़ों का, पर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके ही हिसाब से चीज़ें चल रही है। नहीं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को चला रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी मिली-जुली है बहुत सारी चीज़ों की। ये हम धीरे-धीरे समझते जाएंगे जब मेरे आगे और भी वीडियोस आएंगे, पर फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि हमारे साथ जो भी घटना घट रही है इस जन्म में, उसका लेना देना पिछले जन्म से भी हो सकता है। मतलब कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस जन्म में आपको पेन मिल रहा है। कैसे? So this is based on the concept of cause and effect. अब कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट माने कि आपके पास्ट में, अब यहाँ पे हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, पर करंट लाइफ में भी कुछ चीजें जो आपने पास्ट में की हो उसका परिणाम आपको अब मिल रहा है। सो कॉज एंड इफेक्ट माने आपने कुछ ऐसा किया हो पिछले जन्म में जिसका रिजल्ट अब आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन उठा लेते हैं जहाँ पे आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या मे बी आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ, कोई भी हो सकता है, आपका एक बहुत वियर्ड सा रिलेशनशिप है। ना तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं और ना ही आप उनके साथ खुश हैं। वो इंसान आपको डिफरेंट लेवल्स पे हर्ट करता है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप रात में रोते हैं या दिन में दोस्तों के सामने रोते हैं, पर आप इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। कभी कभी परेशान होके आप खुद से ही बोल देते हैं, पता नहीं मेरे कौन से कर्मों की ये सजा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस लाइफ में इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो क्यों ये मेरे लाइफ में मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है और मुझे इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। सो आपका कोई फ्रेंड आपको ऐसे ही बता देता है कि तुम एक बार PLR करा के देख सकते हो, क्या पता तुम्हें पता चले कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और थेरेपिस्ट आपका PLR सेशन लेना शुरू कर देता है। अब PLR सेशन के थ्रू आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है वो हम देखते हैं। सो आपकी पास्ट के कुछ इवेंट्स, पास्ट लाइफ के कुछ इवेंट्स अभी
आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। पेनफुल भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, पर जब भी हम एक हीलिंग के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर हमें वो इवेंट्स दिखते हैं जो उस हीलिंग से रिलेटेड होते हैं, वो एंगल दिखता है उन इवेंट्स का। तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ब्रेन और माइंड में थोड़ा डिफरेंस है। ब्रेन आपकी फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, माइंड वो है जो आपके कॉन्शियसनेस के सबसे करीब है, वो माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग जो आपके साथ रहता है जन्म दर जन्म, और उसके पास सारी मेमोरीज होती हैं, लेकिन सोई हुई होती है, डोमेंट होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू आप उन मेमोरीज को सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो चलिए, इस इंसान से रिलेटेड कुछ मेमोरीज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उन मेमोरीज को आप पीएलआर टेक्निक के थ्रू अनलॉक करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। और जब आप वो सारी मेमोरीज देख लेते हैं तो आपको अपना लेसन समझ में आता है। होता क्या है कि आपने कुछ ऐसा किया होता है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है, या वो इंसान कुछ इस तरीके से आहत हो चुका होता है कि इस जन्म में बस वो इस चीज का बदला ले रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता है, और उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो आपसे क्यों इतना चिढ़ा है। अब जिंदगी हमेशा एक सर्कमस्टेंसेस फेंकेगी आपकी तरफ, जिसके तहत आप कुछ चीजें करेंगे, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस भी क्यों आते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल पे लिखा हुआ होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में है कि इसने मुझे दुख पहुंचाया है, तो अब वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि इट इज कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट। अब जैसे ही आपकी अपनी ही कोई गलती आपके अवेयरनेस में आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैंने यार इसके साथ ऐसा किया था, इसको तो मैं डिफरेंट तरीके से भी डील कर सकता था ना, ये चीज आपके दिमाग में जैसे ही आती है, इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस में आना। वैसे ही ना आपको इस पेन से फ्रीडम मिल जाती है, बल्कि मैं कहूंगी कि फ्रीडम मिलना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितने टाइम में हील हो पाता है। कुछ लोग हैं जो पीएलआर से अपना रीजन देख के तभी के तभी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो हफ्तों में, और कुछ लोग हैं जो महीनों में। हमें हमारे मेंटर ने बताया कि एट मैक्स 6 मंथ्स लगता है आपको पूरी तरीके से उस दर्द को अपने अंदर से निकालने के लिए। और जब कोई दर्द आपके अंदर से निकलता है ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पे होता है। ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर ये रीजन है कि पीएलआर को फिजिकल एलिमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है, कि आपको प्रोलॉन्ग्ड क्रोनिक बैक पेन है, या क्रोनिक नी पेन है, या आपके सर में हमेशा दर्द रहता है, या कुछ भी ऐसा, तो आपके अंदर हमेशा कुछ ऐसे इमोशंस स्टोर्ड रहते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जिसकी वजह से आप सफर करते हैं इमोशनली या फिजिकली। बट जैसे ही आपके अवेयरनेस में कोई चीज आती है कि ओ इसका रीजन ये है, वैसे ही आपके सेल्स उस मेमोरी को रिलीज करना शुरू करते हैं और आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रेजेंट लाइफ की सफरिंग है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और आप धीरे 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 एक हील्ड इंसान हो जाते हैं उस एरिया में। तो वो जो आपका स्पेसिफिक दुख या दर्द था जिससे रिलेटेड आप पीएलआर सेशन ले रहे थे, वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर है। अगर आप बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो शायद आपको थेरेपिस्ट ही बनना पड़ेगा, इसके बहुत सारी पेचीदा चीजें भी हैं, पर मोटे मोटे तौर पे ऐसा ही होता है। तो अब वो दोस्त या वो फैमिली मेंबर या वो बॉस या वो कलीग जिसकी वजह से आप पेन में थे, आप जाके देख चुके हैं कि आपने उनके साथ क्या किया था, और जैसे ही आपने देखा और रियलाइज किया कि ओ आई शुड नॉट हैव डन दिस, आपकी अवेयरनेस में आया, एंड नाउ यू स्टार्ट हीलिंग। ऐसे पीएलआर हमको हील करता है। नाउ द प्रोसेस। So now you have decided that you want to approach a therapist to have a past life regression session for yourself. अगर आपके घर के आसपास थेरेपिस्ट है तो आप उनके ऑफिस में जाके या जहाँ पे भी उनका क्लिनिक है वहाँ जाके सेशन ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। ऑफलाइन सेशन ऑब्वियसली किसी का फिजिकल प्रेजेंस है तो इम्पैक्ट हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन ऑनलाइन सेशन भी कुछ कम नहीं होते। जिस तरीके से डिस्टेंट रेकी काम करता है उसी तरीके से डिस्टेंट पीएलआर सेशंस भी काम करते हैं।
तो ये डिपेंड करता है आपके थेरेपिस्ट पे कि उनकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, कि वो आपकी एनर्जी से कितना कनेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको पीएलआर सेशंस दे पाएँ। पर यूजुअली जितने भी एक्सपीरियंस्ड पीएलआर थेरेपिस्ट होते हैं, उन सबके पास ये पावर होती ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जब आप अपने थेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो सबसे पहले आपके साथ एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं। आपको डायरेक्टली पीएलआर कभी नहीं दिया जाता। काउंसलिंग सेशन क्यों होता है? क्योंकि एक थेरेपिस्ट की जो नज़र है ना, वो बिल्कुल बाज़ जैसी होती है, जो अच्छा थेरेपिस्ट है। जैसे जिनसे मैंने सीखा है, उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है। तो आप जाते हैं थेरेपिस्ट के पास कि मुझे एबीसी इश्यू है, तो वो आपका एबीसी इश्यू सुनते हैं पहले तो। फिर आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपका बचपन कैसा रहा है, मम्मी-पापा से रिलेशनशिप कैसे रहा है, वगैरह-वगैरह। तो वो ना आपकी काउंसलिंग के दौरान ही ये पता लगा लेते हैं कि आपका अंडरलाइंग इश्यू क्या है। तो आपको कभी अंडरलाइंग इश्यू नहीं पता चलेगा, आपको सरफेस इश्यू पता चलेगा कि मुझे एबीसी इश्यू है। काउंसलर आपसे बात करते-करते ये पता लगा लेगा कि इसका XYZ इश्यू है, जिसका रिफ्लेक्शन एबीसी बनकर इसके मन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो XYZ इश्यू है, थेरेपिस्ट ये डिसाइड करेगा कि इनको इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए सही में पीएलआर चाहिए, या इनर चाइल्ड चाहिए, या जेनेटिक चाहिए, या सिर्फ एज रिग्रेशन से हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्म्स हैं हीलिंग की, इसमें से उनको किसकी ज़रूरत है, ये थेरेपिस्ट पता लगाता है। अगर उसको ये लग जाता है कि ये पीएलआर से रिजॉल्व हो जाएगा, पीएलआर की ही ज़रूरत है इसके लिए, तो वो आपको पीएलआर सेशन देगा। पीएलआर एक ऐसी चीज़ है जो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि कुछ हुआ नहीं कि चलो आपने पीएलआर कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसा कि मैंने पहले कहा, यू आर अ मिक्सचर ऑफ many experiences. You're a mixture of many genetic traits that you are born with. तो आपको कैसे पता कि कोई इश्यू आपके पिछले जन्म में है? तो थेरेपिस्ट वो पता करता है और फिर वो आपके लिए एक पीएलआर सेशन को बुक कर लेता है। अब उस डेट पे आप जाते हैं अपना पीएलआर सेशन कराने के लिए। अच्छा, अगर आप अपने पास में कभी भी मेडिटेटिव नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते का गैप दे आपका थेरेपिस्ट और आपको बोले कि रोज आप आधे घंटे ये वाला मेडिटेशन करो, या ये करो, या ज़्यादा पार्टी नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका माइंड स्लो डाउन होना शुरू होता है। मेडिटेशन से बेसिकली क्या होता है कि आपके माइंड की जो हलचल होती है वो स्लो होना शुरू होती है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को समझ पाओ। सो यू क्रिएट स्पेस इन योर माइंड, राइट? लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेडिटेटिव हैं, तो हो सकता है विदिन 2 डेज वो आपको आपकी डेट दे दें। अब जब आप अपना पीएलआर सेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको लेटने के लिए या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के लिए बोल दिया जाता है, और आपकी शुरुआत होती है आपके माइंड को एक ट्रांस स्टेट में डालने से। अब ट्रांस स्टेट क्या है? ट्रांस इज अ स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस, आधा कॉन्शियस होते हैं, इन विच अ पर्सन इज नॉट सेल्फ अवेयर and is either altogether unresponsive to external stimuli. Means जो भी उसे बाहर से बोला जा रहा है उसके लिए वो या तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या सिलेक्टिव चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, in following the directions of the person who has induced the trance. कौन है ये पर्सन? उसका थेरेपिस्ट। ठीक है, तो ट्रांस स्टेट एक माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें उसकी फिजिकल बॉडी के आसपास अभी क्या हो रहा है वो भी पता होता है, वो पास्ट में जाके इवेंट्स भी देख रहा होता है, और दोनों को कनेक्ट भी कर रहा होता है कि मेरी लाइफ में ये पेन है, ओ इस इवेंट की वजह से मुझे पता चला कि ओ मेरी लाइफ में अब ये पेन है। तो इस तरीके से ना साथ के साथ आपका दिमाग काम कर रहा होता है जब आप ट्रांस स्टेट में होते हैं और अपने थेरेपिस्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली ट्रांस के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं और आपके माइंड को स्लो कर दिया जाता है, जिससे कि आप थेरेपिस्ट की बातें सुनते जाएं और जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा आप करते जाएं। तो ट्रांस में भेजने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आपकी फिजिकल बॉडी को रिलैक्सेशन में भेजा जाता है एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू। अब गाइडेड मेडिटेशन क्या है? गाइडेड मेडिटेशन मींस समबडी इज आस्किंग यू टू ब्रिंग योर अवेयरनेस हियर, ब्रिंग योर अवेयरनेस देयर। अब आप ये सोचो, तो आप गाइड होते चले जा रहे हो, उनकी बात सुनते चले जा रहे हो और वैसा वैसा करते हो। जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा करने से आपके माइंड एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट में जाता है। इस तरीके से आप ट्रांस स्टेट में जाते हैं।
तो पहले फिजिकल बॉडी को रिलैक्सेशन देते हैं, फिर माइंड को रिलैक्सेशन। उसको भी करने की टेक्निक्स है कि एक बार फिजिकल बॉडी को रिलैक्स किया तो माइंड को बोलेंगे कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक वाइट स्क्रीन है और उसपे जो नंबर्स मैं बोल रही हूँ वो नंबर्स आपको इमेजिन करो। सो आई विल स्टार्ट विद 90, देन 82, देन 76, वेरी स्लोली इट विल हैपन। तो जैसे ही आप डिक्रीजिंग नंबर्स देखेंगे ना, वैसे ही आपका माइंड और डीप स्टेट में जाता चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज होती हैं माइंड को ट्रांस स्टेट में ले जाने। अब जब आपका माइंड ट्रांस स्टेट में जा चुका है तो थेरेपिस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है। इसको हम बोलते हैं सजेशंस देना शुरू करता है कि आप कहाँ खड़े हो ये बताओ। ठीक है, तो ये होता कैसे है कि जब आप ट्रांस में चले गए तो एक डोर आता है। ये मैं ना आपको एक बहुत जनरल पास्ट लाइफ रिग्रेशन बता रही हूँ। एक डोर होता है, आपको कहा जाता है उस डोर तक आपको पहुंचा दिया जाता है। फिर आपको ये कहा जाता है कि अब जैसे ही आप उस डोर को खोल के डोर के उस तरफ जाओगे तो आप अपनी उस जिंदगी में पहुंच जाओगे जहाँ पे आपके इस सफरिंग का कॉज है। तो डोर को खोलते आप वहां पहुंच गए और फिर आपसे पूछा जाता है आपको ग्राउंडेड करने के लिए कि आप अपने पैरों को देखें, आपने पैरों में क्या पहन रखा है, आपने अपनी बॉडी के निचले हिस्से में क्या पहन रखा है, ऊपर क्या पहन रखा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आप लड़की हो या लड़का हो, वगैरह वगैरह। तो ग्राउंड यू, क्योंकि कॉन्शियसनेस उस जन्म में पहुंच गया तो उसको ग्राउंड करने के लिए सबसे पहले ये फिजिकल चीजें पूछी जाती है। उसके बाद शुरू होता है आपका पास्ट लाइफ इवेंट्स का एक्सेस करना। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये सजेशंस मिलते हैं कि आप बताओ आप कहाँ हो, स्ट्रीट पे हो कि गार्डन में हो, किसी रिवर के पास हो, आपके साथ कौन है, और मेन चीज होती है कि आप क्या फील कर रहे हो। आपको जैसे ही आप फर्स्ट इवेंट में घुसोगे आप वो फील कर पाओगे, आपको लिटरली फील होगा कि उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, क्या आप अकेले हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, उसे क्या सोच रहे हो। तो वो इंसान जो अभी एक्सेस कर रहा है यानी कि आप, वो थेरेपिस्ट को खुद अपने मुंह से बोल के बताता है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग हैं और हम लोग कहीं ट्रेन में कहीं जा रहे हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब थेरेपिस्ट का काम रहेगा कि वो देखे कि इससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर उसे कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा अच्छा इस इवेंट में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको फील हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। इस मोमेंट पे आपको पता होगा कि हाँ मुझे ना कुछ और भी जानना है अभी इस सीन से। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए आप थोड़ा वेट करोगे, कुछ सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको खुद फील हो जाएगा कि ये मुझे जानना था, वो आप थेरेपिस्ट को बता दोगे। अब थेरेपिस्ट पूछेगा कि आपको कुछ और जानना है इस सीन से, तो आप बोलोगे नहीं आई एम डन। तो आपको फील आएगा कि आप डन हो गए उससे, अब आपको कुछ और नहीं जाना उससे। तो अब थेरेपिस्ट आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इश्यू क्या था वो देखेगा कि आपको उस जिंदगी के पिछले सालों में ले जाए या आगे वाले सालों में। तो माने कि जब आपके पैरों को आपको दिखाया गया था उस वक्त आप 25 साल के थे और आपने कोई इन्फॉर्मेशन थेरेपिस्ट को दी, तो वो ये बोलेगा कि ठीक है आप 5 साल पीछे जाओ। थेरेपिस्ट को ये समझ में आएगा कि अभी मुझे ये जानना है कि ये ट्रेन तक पहुंचा कैसे, तो वो 5 साल आपको पीछे ले जाएगा, या 5 दिन या 5 मिनट या 5 घंटे आपको पीछे लेके जाएगा। ये थेरेपिस्ट का काम है, या आगे लेके जाएगा। ऐसे करके वो आपको 4-5 इवेंट्स दिखाएगा जब तक थेरेपिस्ट को ये पता ना चल जाए कि आपकी जिस इश्यू की वजह से आप आए थे उस इश्यू का कॉज उसे मिला या उसे नहीं मिला। अब मान लेते हैं कि उसको कॉज मिल गया, तो वो क्या करेगा? तो अब आपका थेरेपिस्ट आपको लेके जाएगा आपके डेथ बेड सीन पे, उस जिंदगी में जब आप मरे उस मोमेंट पे वो आपको लेके जाएगा। क्यों हमें डेथ बेड सीन देखना जरूरी क्यों होता है? ऐसा गीता में लिखा है, ऐसा हर जगह लिखा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी important point of spirituality, that with whatever consciousness you die in your current life, whatever feeling with which you die in your current life, that becomes the very reason for one of your next births. One of your next births क्यों कहा मैंने? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस जीवन में जिस फीलिंग के साथ मरोगे
इमीडिएट नेक्स्ट बर्थ जो आपको मिलेगा वो उसकी वजह से मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 5 जन्मों बाद या 10 जन्मों बाद आप वो वाला जन्म लो। एनीवेज, तो ये डेथ बेड सीन देखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपकी लाइफ का जो पूरा लेसन होता है ना वो इसमें छिपा होता है। मोस्टली नॉट ऑलवेज। आप हमेशा ना जब मरने वाले होते हो तो कुछ ऐसे सोचते हो जिसकी या तो आपको बहुत फिक्र है या फिर जो आप हमेशा करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए। जिसकी फिक्र है उससे अटैचमेंट आपका रीजन बन जाता है उसके साथ फिर से जन्म लेने का, या जो आप नहीं कर पाए अब आप वो करोगे वो रीजन बन जाता है आपका फिर से जन्म लेने का। तो एक्चुअली गीता में ऐसा लिखा है कि तुम जितने काम कर रहे हो सब मुझे साक्षी मान के करो, एक डिटैचमेंट में। क्यों? क्योंकि हमेशा एक डिटैच स्टेट में रहने से क्या होता है कि जब आपका अंत समय आता है उस वक्त भी आप उन्हीं को याद कर रहे होते हैं जिनको भी आप क्रिएटर मानते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही आप कर्म की साइकिल से छूट जाते हैं। बस अब ये करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, बस स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन दिस। आपका जो लास्ट मोमेंट है वो इतना सॉर्टेड होना चाहिए कि ना तो आपको किसी बात की फिक्र है ना आपको किसी से अटैचमेंट है। अब लोग डिटैचमेंट को एक बहुत गलत चीज मान लेते हैं। उनको लगता है कि डिटैच होने का मतलब है कि आपको किसी से मतलब नहीं है। डिटैचमेंट ये नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप सबके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, आप सबकी केयर भी करते हैं, लेकिन आपको वापस इतनी केयर ना मिले या कोई वापस उतना रिस्पॉन्सिबल आपके लिए ना हो तो वो आपको जरा सा भी छू के ना जाए। ये डिटैचमेंट होता है। एक हस्बैंड वाइफ को भी डिटैच होके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जितनी वो एक दूसरे की आदत बना लेते हैं उतनी ही तकलीफ होती है उनको किसी एक के जाने के बाद जिंदगी व्यतीत करने में। और फिर वही रीजन बन जाता है कि आपको सेम ही हस्बैंड फिर से मिल रहा है, सेम ही वाइफ फिर से मिल रही है, जबकि वो आपकी जिंदगी में इसलिए आए थे कि आप उनसे कर्मा काट के जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खत्म करके अपनी सोल जर्नी पे आगे बढ़ जाओ। पर उल्टा हो जाता है क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। खैर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट दिस इज द फैक्ट। तो अब क्या हुआ, अब आपका थेरेपिस्ट आपको डेथ बेड सीट पे लेके गया और डेथ बेड सीन पे आपने प्राइमरी रीजन फील किया या देखा अपने नेक्स्ट बर्थ का, और आपकी आत्मा ने अपनी बॉडी छोड़ दी। तो अब थेरेपिस्ट आपको बोलेगा कि अब क्या आप अपनी बॉडी को देख पा रहे हैं? आप लिटरली पता है अपनी बॉडी को देख पाएंगे। मैंने देखा था मैं मेरी पास्ट लाइफ में, मेरा लास्ट सीन एक बहुत छोटा सा एक घर था। मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और मैं एक लंग्स की बीमारी से मरी थी और ऊपर से मैं खुद को देख पा रही थी, मैं लोगों को भी देख पा रही थी। तो ये मोमेंट आपने फील किया। अब जब आपने ये फील किया उसके बाद आपकी सोल का, तो अब आप ये पॉइंट नोट करिए कि आप वापस इस लाइफ में अभी तक नहीं आए और वो लाइफ आपने छोड़ दी। तो अब आप है कहाँ? तो आप है LBL स्टेट में, माने लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट। ये स्टेट सबसे खूबसूरत स्टेट होता है। इसमें आप पिछले जन्म से जो भी लेसन सीख कर आते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, माने उस लेसन को अपने कॉन्शियसनेस में या आत्मा में उतार लेते हैं इस जन्म में आने से पहले, जिससे कि इस जन्म में जो भी आपकी तकलीफ है वो हील होना शुरू हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट LBL का ये होता है कि ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो अब स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड्स स्पिरिट वर्ल्ड से वो बीइंग्स होते हैं जो आपको, मतलब हर ह्यूमन बीइंग को जिसने अर्थ पे जन्म लिया है उसको असाइंड होते हैं। वो आपको गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं उन गोल्स को अचीव करने में जो सोच के आपने अर्थ पे बर्थ लिया था। आपके स्पिरिट गाइड्स वो भी हो सकते हैं जिनमें आप ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि भाई कृष्णा हो गए, गणेशा हो गए, हनुमान जी हो गए, माता रानी हो गई, साईं बाबा हो गए, कोई भी हो सकता है, जीसस हो गए, अल्लाह हो गए,
कोई भी हो सकता है जिनसे आप मिल सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। तो मेरे पीएलआर में, एलबीएल में मैं मिली 2 लोगों से, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस में इसके बारे में बताऊँगी। तो स्पिरिट गाइड के प्रेज़ेंस में आप उनसे पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, तो मेरा क्या लेसन था? तो वो आपको लेसन को बताते हैं, लेसन की डेप्थ को बताते हैं। तो आप क्या आप देख रहे होते हैं उनको? नहीं, आप उनको देख नहीं रहे होते हैं, आप फ़ील कर रहे होते हैं कि उनकी प्रेज़ेंस है। आप डेथ बेड से जैसे ही ऊपर आते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप लाइट महसूस कर रहे हैं या डार्कनेस महसूस कर रहे हैं? अगर डार्कनेस महसूस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाता है कि डार्कनेस से आगे बढ़ते चले जाएँ। तो एक पॉइंट आएगा जब आप लाइट महसूस करेंगे, और अगर आप लाइट महसूस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि लाइट की तरफ आगे बढ़ते चलिए। तो वहाँ पे रिसीव करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एलबीएल स्टेट, या अब आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस में आप अपने पिछले जन्म के सारे लेसन्स सीखते हैं और उनको अपनी आत्मा में उतारते हैं। मुझे पर्सनली एलबीएल स्टेट बहुत पसंद है। मेरे जिन भी पेयर्स के ऊपर मैंने इस थेरेपी की प्रैक्टिस करी है, उनको मेरे थ्रू एलबीएल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता था। आई डोंट नो, मुझे भी एलबीएल में तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके स्पिरिट गाइड्स उनसे कुछ कहें और वो ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो ये भी थेरेपिस्ट डायरेक्ट कर रहा होता है। काफ़ी लोग एलबीएल स्टेट में बहुत रो भी जाते हैं। वो बहुत टचिंग सा स्टेट होता है, बहुत अच्छा स्टेट होता है। अगर आप मेडिटेटिव पर्सन नहीं है, तो हो सकता है एलबीएल में आप किसी से ना मिलें, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस अभी इतनी रेडी ना हो कि आप किसी से बात कर पाएँ। लेकिन अगर आप हैं, तो आप पक्के से अपने स्पिरिट गाइड से मिलेंगे, अपने लेसन्स लेंगे, उन्हें ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे वहीं उसी वक़्त, और ट्रांसफ़ॉर्म होने के बाद वापस आएँगे। तो ये आ गए हम वापस एलबीएल स्टेट से वापस, कमिंग बैक टू द करंट लाइफ। नाउ, जब आपका थेरेपिस्ट आपको बोलता है कि अब आप मेरी गिनती पे, एक 5 से 1 की गिनती पे वापस इस जन्म में आएँगे, कुछ ऐसे काउंटिंग वो बोलते हैं। तो वो आपसे कहेंगे कि आप मेरी आवाज़ से ज़्यादा जुड़ जाएँ और आप महसूस करें कि अब आप अपनी बॉडी में हैं, थोड़ा-सा अपने हाथों को, अपने पैरों को हिलाएँ और फ़ील करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं और बिल्कुल सही, हेल्दी फ़ील कर रहे हैं। जब आप सैटिस्फाइड फ़ील करें, तब आप अपनी आँखें खोलें। इस वक़्त जब आप उठते हैं, तो आपके साथ आपके बहुत सारे रियलाइज़ेशंस होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा देखा होता है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं। कई बार ऐसा होता है। मेरी एक क्लाइंट थी, मेरी पहली क्लाइंट थी वो, और उन्होंने पास्ट लाइफ़ देखी, सोर्स लाइफ़ देखी अपनी, और सोर्स लाइफ़ मतलब जहाँ से उन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। अभी तक हम बात कर रहे थे जस्ट एक पहली लाइफ़। सोर्स लाइफ़ माने कि आप किसी इश्यू के साथ आए, अब आप ये देखिए वो इश्यू शुरू कब हुआ था। तो हो सकता है वो 10 जन्म पहले शुरू हुआ, तो आप डायरेक्ट उस जन्म में। एनीवेज़, सो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परेशान से उठिए, और आप फुल एक्सेप्टेंस में थे, आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे था, तो चाहे कुछ भी देखा हो आप सैटिस्फाइड होइए। और जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप ब्लिसफुल फील करते ही जाएँगे। जैसा कि मैंने पहले करा, ये डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, 1 हफ्ते में करते हैं या 1 महीने में, पर इवेंचुअली आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा। तो अब देखते हैं मेरा पहला पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे मेंटर ने ये हमारे ग्रुप सेटअप में किया था। हम 5 लोग उनसे एक साथ सीख रहे थे, और उन्होंने हमें जस्ट पुरानी पास्ट लाइफ दिखाई, एक ही बारी में सबको। तो ग्रुप सेटअप में क्या होता है कि अब जो आपका थेरेपिस्ट है, वो हर एक से तो नहीं पूछ सकता कि अब आप कहाँ हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो वो आपको एक के बाद एक बस सीन्स दिखाते हैं, और फिर कुछ सीन्स के बाद सीधे डेथ सीन पे लेके जाते हैं। डेथ सीन के बाद आपका लाइफ बिटवीन लाइफ, एंड देन यू कम बैक। तो उसी में जो हमने रियलाइज़ किया, वो हम लोगों ने किया, एंड वी हैड दिस एक्सपीरियंस एंड तो मैंने ये रिग्रेशन सेशन लिया था मेरे बेडरूम से। आई वांटेड टू फील रियली रिलैक्स्ड,
मैं अपना आराम से लेट गई और आंखें बंद करी, लॉन्ग ब्रेथ्स लिए और मैंने प्रे किया मेरे स्पिरिट गाइड से, साईं बाबा से और आर्कएंजल माइकल से कि मुझे किसी भी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है मेरी पिछली ही पास्ट लाइफ से, तो प्लीज़ मुझे दिखाइएगा। एंड देन आवर थेरेपिस्ट स्टार्टेड आवर इंडक्शन एंड वी वर अप एंड रनिंग। तो 25 मिनट्स का 20 to 25 मिनट्स का हमारा रिलैक्सेशन हुआ था, फिजिकल प्लस मेंटल दोनों। मुझे बहुत ज़रूरत होती है एक लंबे रिलैक्सेशन सेशन की, क्योंकि मेरा माइंड बहुत रनिंग है, मेरे थॉट्स आगे रहते हैं और वर्ड्स पीछे रहते हैं, तो मुझे अपने माइंड को काम डाउन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो उन्होंने हमें फुल इंडक्शन दिया वो अच्छा खासा प्रोलॉन्ग था एंड आई could reach the trance state easily। तो पूरा ट्रांस में जाने के बाद उन्होंने हमें एक ही गेट दिखाया, क्योंकि हम पिछली ही लाइफ देख रहे थे तो इतना ज़रूरी नहीं था, और हमसे बोला कि इस गेट का हैंडल करके गेट को खोलो और उस तरफ आपको सब कुछ फॉगी दिखेगा, आप अपने पिछले जन्म में खड़े हुए होंगे। और हम गेट के उस तरफ चले गए। बोलने में और एक्सप्लेन करने में इतना ड्रामेटिक लग रहा है, सॉरी अगर मेरी एक्सप्लेनेशन ड्रामेटिक हो तो, बट दैट्स हाउ इट। तो ये जहाँ हम खड़े हुए हैं जस्ट गेट को क्रॉस करने के बाद ये हुआ हमारा फर्स्ट सीन। तो मेरे फर्स्ट सीन में मैंने देखा कि मैं एक पैलेस के टेरेस पे खड़ी हूँ। मेरी एज 17 ईयर्स थी और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने लहंगा पहना हुआ था कुछ ग्रीन ऑरेंजिश कलर में, सुंदर लड़की थी मैं, फेयर और ग्लोई स्किन थी। बहुत खुश थी मैं उस वक्त जब मैं 17 ईयर्स की थी, और बहुत जॉली नेचर था मेरा, नॉटी थी, उछल कूद करती रहती थी, हम लोग तब भी कुछ खेल रहे थे, कुछ ऐसा। सोल रिकॉग्निशन में मुझे मेरे दोस्तों में से कोई भी आत्मा ऐसी फील नहीं हुई जो इस जन्म में भी मेरे साथ थी, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ओवरऑल मेरी फीलिंग इस सीन की ये थी कि मैं बहुत खुश थी, अपना आराम से खेल रही थी, और हाँ, मुझे इस सीन में ये भी फीलिंग आई थी कि मैं अपने फादर की लाडली थी, मतलब वो मुझे बहुत प्यार करते थे, शायद मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते थे टाइप्स, ऐसा कुछ था। उसके बाद हम सीन 2 पे पहुंचते हैं। तो उसी पैलेस के बेडरूम में मैं हूँ, मेरी एज 19 ईयर्स है, और उस रूम में मेरे साथ मेरे ब्रदर है, मेरे फादर है। सोल रिकॉग्निशन में वो जो मेरे ब्रदर हैं जिनको मैंने देखा उस वक्त वहाँ, वो इस लाइफ में भी मेरे ब्रदर हैं। मेरे फादर इस लाइफ में मेरे फादर नहीं है, वो वाले नहीं। वही लहंगा पहन के मैं बैठी हुई थी, शायद उस टाइम लहंगा ही पहन थे सब लोग। जो रूम था उसमें बहुत टेंस माहौल था। मेरा भाई विंडो के बाहर कुछ देख रहा था, और मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मेरे माय फादर हैज आस्क्ड सम फेवर फ्रॉम हिम एंड ही इज नॉट that willing to do this for my father, but वो एक धर्म संकट में है और बहुत गहरे सोच विचार में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बस ये फीलिंग आई मुझे सेकंड सीन से। थर्ड सीन में फिर से मैं पैलेस की टेरेस पे थी और मेरे भाई के साथ। इस वक्त भी उम्र कुछ 19 साल के आसपास ही थी, वही सिंपल सा लहंगा पहना हुआ था। लेकिन इस वक्त मैं मेरे भाई को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप फैमिली के कहने पे किसी से भी शादी नहीं करो, आपका जहाँ मन है आप वहाँ शादी करो। अब मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि शायद उनको कहीं और शादी करने का मन है, बट क्योंकि हम एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे तो उसकी ये ड्यूटी बन गई थी कि उसको कहीं किसी रीजन की वजह से एक रॉयल फैमिली में शादी, समथिंग लाइक दैट। सोल रिकॉग्निशन में तो मैं और मेरे भाई थे, कुछ नया नहीं। सीन 4 में हमारे ही पैलेस के अंदर शादी हो रही है। ये शादी मेरी है, मेरे भाई की। ये शादी मेरी है, मेरी उम्र कुछ 24 साल के आसपास है, और मैं मेरे भाई को बहुत दूर से देख रही हूँ। मतलब उस शादी में मेरा ध्यान मेरे ऊपर इतना नहीं है जितना मेरे भाई के ऊपर है, और मैं बस उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ। नो डायलॉग्स, नथिंग। मेरी अपनी शादी है, इट्स नॉट दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय मैरिज। आई एम ओके कि ठीक है, शादी तो करनी होती, तो मेरी भी शादी हो रही थी, सो आई वाज ओके। हल्दी सेरेमनी, तो वही इसमें भी सोल रिकॉग्निशन में मैं, मेरा भाई और क्राउड में से किसी को मैंने। सीन 5 में मैं मेरे ससुराल में हूँ,
26 साल के आस-पास, ये 26 या 27 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शादी हुए हुए कुछ 2-3 साल ही हुए। और मेरे रूम में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी गोदी में मेरी छोटी-सी बेटी है जिसको मैंने अभी पैदा किया है। तो मेरी थोड़ी पेशेंट जैसी हालत है, सब लोग मेरा ख़्याल रखते हैं। लेकिन रूम में बहुत टेंस माहौल है, क्योंकि मुझे बेबी चाइल्ड हुआ है। इस सोल रिकॉग्निशन में मुझे कोई सोल रिकॉग्नाइज़ नहीं, ना तो मेरी मदर इन लॉ और ना ही मेरे हस्बैंड। अब हमारा लास्ट सीन, डेथ बेड सीन। क्योंकि हमारी जो थेरेपिस्ट है वो हमसे नहीं पूछ पा रही थी कि हम क्या-क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने हमें 4-5 सीन्स दिखे और फिर सीधे डेथ बेड सीन पे लेके गए, ये जानने के लिए कि जब हमारी डेथ हुई तब हमारे अंदर फीलिंग क्या थी और हमारी डेथ का रीज़न क्या था। तो मैंने देखा सबसे पहली चीज़ कि मैं पैलेस में नहीं हूँ, किसी छोटे से घर में हूँ जिसकी कुछ ब्लू वॉल्स हैं, और मेरी प्राइमरी फीलिंग ये थी कि मैं बहुत सालों से अपने घर से अलग रह गई। मैंने मेरी बेटी को अकेले पाला है, सिंगल हैंडेड, और ये मैं लंग डिजीज़ से मरने जा रही हूँ। यानी कि मुझे कोई लंग डिजीज़ है जिसके तहत मैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए हुए हैं। यानी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रहती। उनके साथ 1-2 लोग और हैं। मेरे हस्बैंड मेरे राइट में खड़े हैं और मेरी बेटी मेरी लेफ्ट में खड़ी है। मुझे पानी वग़ैरह दे रही है। उस वक़्त मैंने ये फ़ील किया कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत मिस किया। लेकिन जिस तरह वो तब भी नहीं बोल पाए जब मैं उनसे कहती थी कि ऐसा क्यों है लड़की को लेके, उस तरह वो आज भी नहीं बोल पा रहे थे। वो मेरे सामने भी वो क्या फ़ील करते हैं वो नहीं बोल पा रहे थे। सो थ्रू आउट वो नहीं बोल सकते थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। बट आई कुड फ़ील दैट ही वाज़ फ़ीलिंग वेरी मिज़रेबल, जो भी मेरे हस्बैंड थे उस वक़्त। दूसरा, मैंने उसी वक़्त ये रियलाइज़ किया मरने से पहले कि मैंने इतने दिन मेरी बेटी को उसके पापा से दूर रखा, जिससे कि वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ना पले-बढ़े, पर उसकी वज़ह से उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मुझसे छिन गया। बस यही 2 बातें मुझे याद हैं जो ओवरऑल मुझे मेरी डेथ से पहले याद हैं। उसके बाद मेरी डेथ हो गई, मेरी कॉन्शियसनेस ऊपर गई और मैं देख सकती थी कि आई एम डेड नाउ एंड माय बॉडी इज़ देयर। So after that, we were taken to the LBL state. LBL state में मैं मेरे स्पिरिट गाइड्स से मिली। अच्छा, एक बात और, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे इस तरीके से सिचुएशन हैंडल नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसी वक़्त मेरी आँखें बंद थी, मतलब मैं इस फिज़िकल बॉडी की बात कर रही हूँ। मेरी आँखें बंद भी थी क्योंकि अभी तक हम वापस तो आए नहीं थे पास्ट लाइफ देखने। उसी वक़्त मैं इतना रोई, वहीं बेड पे लेटे-लेटे, आई वाज़ जस्ट क्राइंग। पता नहीं, या तो मैं इस चीज़ से अमेज़ हो गई थी कि मैंने ये सब देखा, या मुझे ये रियलाइज़ेशन हो गया था कि मैंने इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों लिया। हालाँकि स्टेप स्ट्रॉन्ग था, सिंगल मदर बनना और सिंगल हैंडेडली बच्चों को पालना आसान नहीं होता कभी भी सोसाइटी में, पर वो तरीका सही नहीं था क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पे पड़ा। तो वो मैं वही रियलाइज़ कर पा रही थी जब मैं देख रही थी, तो इस लाइफ़ को उस लाइफ़ को मैं कंपेयर कर पा रही थी। तो मेरे को तभी रोना आ गया, मैं बहुत रोई। फिर रोते ही रोते एलबीएल स्टेट में हम आ गए। वहाँ पे मैं मेरे स्पिरिट गाइड से मिली, साईं बाबा और आर्कएंजल माइकल से, और मैं पूछा उनसे, बहुत सारी हीलिंग ली, बहुत सारी लाइट हीलिंग हमारी मैम ने दिलवाई, और उन्होंने बोला कि गाइडेंस के तौर पे मुझे ये बोला कि अगर आपको सोसाइटी में कुछ भी नहीं पसंद, आप अपनी जगह सही हैं, आपको लगता है कि जो आपकी मांग है वो बिल्कुल सही है, तो आपको सोसाइटी का हिस्सा बन के ही उसे चेंज करना चाहिए। कभी भी अलग होने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और उन्होंने ये भी बोला कि आपकी बेटी को बचाने के लिए आप सबसे अलग हो गए, तो आपकी बेटी की ज़िंदगी में तो जो रहा वो रहा, पर जो दूसरी आत्माओं ने सहा वो भी कम नहीं था। वो भी बहुत दुःख से गुज़रे आपके स्टेप की वज़ह से। तीसरा, उन्होंने बोला कि सिंगल मदर होना, जैसे कि मैंने अभी कहा, सिंगल मदर होना एक बहुत ही स्ट्रेंथ की बात होती है अपने आप में। लेकिन इस चीज़ को हैंडल करने का और भी बेहतर तरीका था, बस उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ। शायद उस वक़्त मेरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उतनी स्ट्रेंथ से खड़े हो पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया होगा। पर ये मेरा लेसन था। जब एलबीएल स्टेट में आई तो मुझे ये पता चल गया था
कि दिस इज नॉट हाउ एनीवन शुड बी, नो मैटर हाउ मच डिफिकल्ट द सिचुएशन है। तो हमें ब्रह्म कुमारीज में भी सिखाते हैं कि परिस्थिति में रहकर ही आपको असेंशन की तरफ बढ़ना है। अगर आप हिमालयाज में चले गए कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं, तो आपको कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति हमेशा आपको परिस्थिति वश मिलती है, कभी भी पहाड़ों वश नहीं मिलती। लेकिन जो जनरल कंसेप्शन है वो उल्टा है। जनरल कंसेप्शन ये है कि भाई कोई स्पिरिचुअल है तो वो पहाड़ों पे चले जाएगा। पहाड़ों पे आप अपने आप को खुद से इतना अलग कर लेते हैं दीन दुनिया से कि आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान के बहुत क्लोज आ गए हैं। नहीं आए होते हैं आप भगवान के बहुत क्लोज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी और इस पे बात करेंगे। पर ये मेरा लेसन था कि हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीइंग गिवन टू यू ऑन द प्लैनेट, एंड देन यू हैव योर हार्डशिप, कीप लर्निंग लेसन्स, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड देन ascend, go towards divinity. That's what I understood with my last past life. तो अब हम कंपेयर करेंगे पास्ट लाइफ और करंट लाइफ, मेरी पास्ट लाइफ, मेरी करंट लाइफ, क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट्स मुझे फील हुए। पहला तो ये कि मैं पिछली जिंदगी में लंग डिजीज से मरी थी, तो इस लाइफ में मुझे साइनस है। मैं एक्चुअली एक नॉस्ट्रल से ही सांस लेती हूँ। बहुत जल्दी मेरी ब्रेथ अफेक्टेड हो जाती है, बहुत जल्दी मेरी सांस रुकती है, और मैंने अभी तक साइनस का ट्रीटमेंट नहीं कराया। मुझे लगता है मैं कराने भी वाली हूँ। पिछली ज़िंदगी में मैं एक फ़ियरफुल फ़ेमिनिस्ट थी कि मेरी बात तो सही है, विचार तो सही है, लेकिन उसको डील कैसे करना है वो बहुत गलत है। किसी को दुख दे के अपने फ़ेमिनिज़्म के नाम पे वो बात गलत है। अब इस ज़िंदगी में भी मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं बैलेंस्ड फ़ेमिनिस्ट हूँ। आज की लाइफ़ में मुझे पता है कि जो भी मेरे हक हैं वो मेरे सेरेब्रल हक हैं। मतलब मेरी पास इतनी क्षमता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए या किसी तरीके का बिहेवियर मेरे साथ होना चाहिए, तो वही उतना ही हक सामने वाले को भी है जो अपोजिट जेंडर का है। तो अगर वो उतनी क्षमता रखता है तो उसको मिले, मैं उतनी क्षमता रखती हूँ तो मुझको मिले। जहाँ ज़रूरत है मुझे खुद को ठीक करने की, वहाँ मैं खुद को ठीक करूँ। जहाँ ज़रूरत है उसको ठीक करने की, उसे ठीक करना ही होगा। So that feminism is what I am leading in this life. So अभी मेरा फेमिनिज्म बैलेंस्ड है, शायद ये मैंने सीख लिया, आई डोंट नो। तीसरा, मेरे भाई की शादी रॉयल फैमिली में हुई थी पिछले जन्म में। इस जन्म में भी मेरे भाई की शादी रॉयल फैमिली में हुई है, लिटरली रॉयल फैमिली में हुई है। वो जो उनके परिवार के लोग हैं वो एक किले में ही रहते हैं इस लाइफ में। बट अभी मेरे भैया और मेरे भाभी साथ नहीं है। अब उन दोनों की क्या ज़िंदगी है, उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, उसके क्या पास्ट लाइफ के रिकर्जन्स होंगे, वो सब मैं नहीं जानती। ये सब जानने के लिए हमें उनके एंगल्स से पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करने होंगे, उनके, मेरे नहीं। तो मैंने वो देखा जो मेरी ज़िंदगी में घटा। अब मेरी ज़िंदगी में जो घटा, जो मैंने देखा, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए या फिर ये देखने के लिए कि उनके साथ उतने सालों में क्या हुआ होगा, वो सब देखने के लिए उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना होगा। तो इस लाइफ में मेरी बॉन्डिंग पिछले लाइफ में मेरी बॉन्डिंग मेरे भाई के साथ मैंने बहुत अच्छी देखी, और इस लाइफ में भी मेरे भाई के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत ही पर्सनली भी बहुत ही कम ऐसे भाई बहनों को जानती हूँ जो उस लेवल पे बात कर पाते हैं जिस लेवल पे मैं और मेरा भाई बात कर पाते हैं। सो आई एम नॉट बीइंग प्राउड ऑफ इट, बट वी रियली हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। एक चीज जो मैंने इस लाइफ में देखी, मेरी ही एक क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स में एक आत्मा है, और उनको शुरुआत में जब मेरी जब शादी हुई थी ऐसा लगता था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकती, जबकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब ये जानते थे कि अर्पिता रिस्पॉन्सिबल है और वो चीज़ें बहुत अच्छे से संभालती है। तो उनकी बातें मुझे बहुत असर करती इस लाइफ में। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि सिर्फ इन्हीं को ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ। खैर, अगर मैं सिर्फ इस ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं नहीं बता सकती कि उनको ऐसा क्यों लगता है। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफाइन माई सेल्फ। बट अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि वो जो भी घटा, जैसे भी मेरी ज़िंदगी रही, इस सोल का मेरी ज़िंदगी में हो कोई महत्वपूर्ण हिस्सा।
था और उन्होंने हो सकता है मेरा साथ निभाया हो, जो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि ये लाइफ हमने बस एक ऊपरी तौर पे देखी, अच्छे से तो देखा ही नहीं। तो ये वही सोल हो अब, जो अब इस मेरी लाइफ में है, जिसको बस पता है कि मैं कोई इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ कर सकती हूँ, इसलिए उनके मन में ये है। ये इस सोल से रिलेटेड एक दुःख मेरे दिल में हमेशा रहा है सालों से, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी पास्ट लाइफ देखने के कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर ही मैंने ये वाला पेन अपने अंदर का रिलीज़ कर लिया। माने अब जब मैं याद करती हूँ उस इंसिडेंट को या उनकी बातों को, तो मुझे दुःख नहीं होता, लेकिन पहले जब मैं याद करती थी तो मैं बहुत गहरे दुःख में थी, छोटे-मोटे दुःख में भी नहीं, बहुत गहरे दुःख में मैं उतर जाती थी कि कैसे उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया, कोई मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा फ़ील करती थी। जब मैंने ये पास्ट लाइफ देखी तो मुझे लगा कि ओके, even though I have not seen this soul as it is in the past life, but this soul has something very deep to do in the past life also, and that's the reason that this soul somehow just knows that I can do something which is responsible, and that's how this kind of reactions keep coming from this soul towards me. अब नहीं है, लेकिन शुरुआत में बहुत रहती थी। ये मेरी बहुत बड़ी ही जब मैंने मेरी पास्ट लाइफ देखी, और आई रियली थैंक साईं बाबा, शिव बाबा एंड आर्कएंजल माइकल कि उन्होंने मुझे मेरे पर्सनालिटी का ये वाला हिस्सा दिखाया जो पिछले जन्म में था। फिर इस जन्म में मैंने अपना फेमिनिज्म भी बैलेंस किया। इर्रिस्पॉन्सिबल तो खैर मैं इस लाइफ में खुद को नहीं बोल सकती, बेवकूफ़ियाँ कर सकती हूँ, पर ऐसी-ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कभी भी नहीं। और मेरा रिलेशनशिप फिर उस सोल के साथ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो ये है मेरा कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। इसमें से 2-3 पॉइंट्स जो मैंने शेयर नहीं करे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, पर ओवरऑल क्या मुझे इस सेशन से फ़ायदा हुआ? येस, मुझे इस सेशन से फ़ायदा हुआ। जब मैंने ये सेशन लेके मैं बाहर आई तो मैं बहुत रो रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ? देन आई जस्ट टोल्ड हिम कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा देखा, आई डोंट नो टू बिलीव इट और नॉट टू बिलीव इट करके। एंड देन आई एम अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आई हैव टू आस्क माय इंट्यूशंस कि जो मैंने देखा वो सही है या नहीं। और खूब रोना-धोना मचाने के बाद रात को बैठी मैं मेडिटेशन में एंड काम्ड माय सेल्फ डाउन एंड आई आस्क्ड माय इंट्यूशन क्या ये सही था जो मैंने देखा? और मेरी इंट्यूशन टस से मस नहीं हुई, मेरी इंट्यूशन बिल्कुल टस से मस नहीं हुई, तो मुझे मानना पड़ा कि हाँ, ये जो मैंने देखा है वो सही है। एंड देन आई वेटेड फॉर सम टाइम टू सी द इफेक्ट्स ऑफ इट। And now I'm really free from a particular pain in my life. So that's what it is. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अभी मैं कोई बहुत बड़ी ऐसे थेरेपिस्ट तो बन नहीं गई हूँ, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है, पर मोटे-मोटे तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका वक्त नहीं आया है तो रिग्रेशन थेरेपिस्ट आपकी लाइफ में आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लाइफ में कुछ भी सही समय पे ही आपके पास आता है, तो चाहे आप इसके बारे में सुन भी लें, पढ़ भी लें, आप कभी फर्स्ट रिलेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, अगर आपको बिलीव नहीं कि ये काम नहीं करेगा तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तीसरा, अगर आप इंट्यूटिव नहीं हैं, अगर आप में इंट्यूशंस बहुत ही कम है, तो शायद ये काम नहीं करेगा। चौथा, अगर आपको अपने थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट नहीं है या खुद पे ट्रस्ट नहीं है, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था कि मैं देख पाऊँ, तो मैंने प्रे किया एंड देन आई कुड सी। अगर आपको थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट नहीं है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपका एक कंफर्ट जोन होना चाहिए आपके थेरेपिस्ट के साथ। या तो आप ऐसे जाएं कि मैंने नहीं देखा तो भी मुझे चलेगा, पर अगर आप ऐसे गए कि अगर ये मुझे नहीं दिखा पाया तो क्या होगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर रहा होता है, वो सजेशंस दे रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही आपको हील करता है, थेरेपिस्ट का कुछ नहीं करता। थेरेपिस्ट बस ऊपर से देख पाता है कि आप कब क्या क्या फील कर रहे हैं और आपको नेविगेट कैसे करना है जब आप ट्रांस स्टेट में हैं। और अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है या आप ओवर इमोशनल है, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर आप मेरे पास आना चाहें तो, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अभी चल रही है। आई एम नॉट चार्जिंग मच,
and I would love to research more in past life regression. It is just my favorite topic. Anyways, सबसे बड़ी बात अब लास्ट कि अगर आप कर्मा में बिलीव, अगर आप ये नहीं मान सकते कि आपने जो भी किया है वो आप ही की वजह से हुआ है, देन इट विल नॉट। आप देख भी लेंगे पर आप हील नहीं कर पाएंगे। मेरा जो पहला पेड सेशन था एक लेडी के साथ, वो बहुत पेन में थी। शी यूज्ड टू डू मेडिटेशंस डेली 2 to 3 आवर्स। लेकिन जब हमने मैंने उनके 2 काउंसलिंग्स की, उसके बाद हम लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उन्होंने सच में कुछ बहुत दुख भरा देखा और उस दुख भरा से यही आ रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो उन्होंने जिसकी शुरुआत करी है उसकी वजह से। ऑब्वियसली बात है ना, कॉज एंड इफेक्ट है। 3 सेशंस बाद उन्होंने इतना अनकंफर्टेबल फील किया कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। एक्चुअली आई कुड मेक आउट दैट शी वाज ट्राइंग टू पुट थिंग्स ऑन अदर्स कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अगर अभी भी आप अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, जो कि बिल्कुल सही है, हर आत्मा की अपना एक स्तर होता है। अगर आपका स्तर अभी ऐसा नहीं है कि आप ये मान पाएँ कि आपके सारे दुख आपकी वजह से हैं, तो इट्स ओके, इट्स ओके। आप अभी पास्ट लाइफ रिलेशन ना लें। लेकिन ये पहली रिक्वायरमेंट है जो आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप ही की वजह से ऐसा कुछ हुआ है और आप पास्ट लाइफ में अपना वो करना। तो ये कुछ ऊपरी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये कि थेरेपिस्ट का ख्याल रखिएगा। अगर जब आपको वो सजेशन दे रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है कि आपको बोले कि आप ऐसा सोचो या आप ऐसा करो, तो वो गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, थेरेपिस्ट सिर्फ आपसे पूछेगा कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी मम्मी कहाँ है, आपके पापा वगैरह। पर वो ये बोले कि अब आप ये करो, अब आप वो करो, अब आप ऐसे करो, अब आप वैसे करो, तो वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो मेमोरीज डाल रहे हैं थेरेपिस्ट के आगे। एक्चुअली आपका एससी खुला हुआ होता है, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है, तो उसके हाथ में बहुत चीज़ होती है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ आपको। मैं एक ऑनलाइन ना योग निद्रा का मेडिटेशन कर रही थी। ही इज़ अ वेरी फेमस ऑनलाइन पीएलआर थेरेपिस्ट, नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक्चुअली सब कुछ बताता है। तो उनका एक मेडिटेशन था योग निद्रा का, तो उसमें भी वो आपको बहुत डीपर स्टेट्स पे लेकर जाता है। एंड देन आई थिंक इट वाज अ योग निद्रा ऑफ समथिंग 20 मिनट्स। उसमें ना हम योग निद्रा से बाहर भी नहीं आए थे और वो बोलते हैं, जब हम नींद में, तब वो बोलते हैं कि इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जब आप ट्रांस में हैं तब वो आपको ये बात बोल रहे हैं, दिस इज नॉट। ठीक इसी तरीके से जो थेरेपिस्ट है, आपको ख्याल रखना है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके थेरेपिस्ट के ऊपर। और अगर आपको जैसे ही लगे कि वो इंड्यूस करने की कुछ कोशिश कर रहा है, इफ़ यू गेट सच फीलिंग, आप ये बहाना मार दो कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे रिलेशन से बाहर निकालो। पर ऐसा होता नहीं, आप डरिएगा मत, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। बट या दीज आर फ्यू थिंग्स विच कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो इससे ज़्यादा इस स्टेज पे मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये था मेरा पहला वीडियो। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत लंबा है, हो सकता है आप में से किसी ने सिर्फ पार्ट्स में ही देखा हो या देखा ही ना हो उसका ये इतना बड़ा टाइम स्टैम्प देखकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आगे इसके साथ बहुत सारे वीडियोस के साथ आने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं और मेरा मन करता है कि मैं शेयर करूँ। बाकी मैं थेरेपीज़, हीलिंग थेरेपीज़ भी सीख रही हूँ और मेरी कुछ रिसर्च जारी रहेगी अब कुछ सालों तक। तो जैसे-जैसे मैं फ्री सेशंस लेना शुरू करूँगी या फिर पेड सेशंस के बारे में भी बात करेंगे, वैसे-वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होइए और मुझे हेल्प करिए कि मैं सबको हील होने में हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।